हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम पुलिस वाला का एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस है उसको देखने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे आज पहले शिफ्ट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर लिखा दोस्तों कि गांव की बेटी की योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने में कितनी राशि दी जाती है। ठीक ना दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न आज आया है पहला। तो देखिए, तो देखते हैं कि गांव की बेटी योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर छात्राओं को 10 महीने के लिए 7500 वार्षिक सहायता मिलती है, जो 750 प्रति माह की दर से। ठीक ना। यह योजना केवल स्नातक स्तर तक परीक्षाओं के लिए है। ठीक ना। वार्षिक सहायता राशि कितनी है? 75,000 है, यानी 750 प्रति माह की दर से, यानी 10 महीने के लिए। पात्रता क्या होनी चाहिए? यह राशि इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए जिन्होंने 12वीं पास की है। अगला प्रश्न दोस्तों आया एमपी पुलिस का जो आज लगा कि मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी जो मंदिर है किस वंश ने बनवाया था ये। ठीक ना। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है मूल रूप से पांड्य वंश ने। किसने? पांड्य वंश। ये आप इसका ऑप्शन सही रहेगा। पांड्य वंश के राजाओं ने शुरू किया था, और क्या है कि राजा कुलशेखर पांड्यान ने सन 1190 से 1216 ईस्वी ने मंदिर के मुख्य भाग का निर्माण करवाया था। इसके समय क्या हुए कि हमला और क्षति के कारण मंदिर का पुनर्निर्माण विस्तार का श्रेय नायक वंश को जाता है, जिसमें राजा तिरुमैले नामक प्रमुख थे। वर्तमान मंदिर की संरचना मुख्य रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी में नायक राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित हुई थी। ठीक। शुरुआती जो है निर्माण पांड्य वंश राज के कुलशेखर पांड्यान ने 12वीं शताब्दी के आसपास मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना दोस्तों। और तो पुनर्निर्माण और विस्तार जो है नायक वंश के राजाओं ने मंदिर के क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया और इससे कई विस्तार किया। वर्तमान स्वरूप जो है मंदिर का वर्तमान स्वरूप काफ़ी हद तक 16वीं 17वीं शताब्दी में नायक शासकों को विशेषकर तिरुमैली नायक द्वारा किए गए निर्माण और सुधारों के कारण है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आया था। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ठीक ना। तो बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक ना। तो बिहू नृत्य जो है दोस्तों, बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक विदेशी लोक नृत्य है। यह असम के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ठीक ना। बिहू त्यौहार के दौरान किया जाता है, जो असमिया संस्कृत और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक ना। अब कहाँ से संबंधित है? जो असम से। ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रकार देखिए, यह एक समूह नृत्य है जो युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेषता क्या है इसकी दोस्तों? तो इसकी विशेषता है तेज नृत्य चाल और तेज हाथों की गति। पहनावा का है, नर्तक पारंपरिक रंग बिरंगे असमिया परिधान पहनते हैं। ठीक दोस्तों, जो हम यहाँ पर इसके बारे में केवल आंसर न लाकर उसके बारे में थोड़ा डिटेल लाती, ताकि कि इससे मतलब और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पर हर शिफ्ट में पेपर रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट एकदम वही क्वेश्चन सेम नहीं रहते, उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। ठीक ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक। उत्सव क्या है? बिहू उत्सव से जुड़ा जो असम से नए साल के रूप में मनाया जाता है, फसल कटाई के संबंध जो है फसल कटाई से। तो ये प्रश्न भी आया था कि मतलब मतलब कब। तो फसल कटाई जब हो जाती है उसके बाद बिहू नृत्य होता है। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। ठीक। जो हिंदू महीने भाद्रपद लगभग अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। यह मेला हीरमन बाबा की याद में मनाया जाता है। ठीक ना। अभी यहाँ पर पूछ लिया कि कहाँ लगता है, पूछ ले क्यों मनाया जाता है। तो मेला हीरामन बाबा की याद में मनाया जाता है, इसलिए इसका जो डिटेल है वो ज़रूरी है। ठीक। और इसमें ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। ठीक। स्थान कहाँ? ग्वालियर है। समय हिंदू यानी अगस्त सितंबर के माह में। उद्देश्य क्या? हीरमन बाबा की याद में आयोजित किया जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि लोक रंग महोत्सव में किस तरह की प्रदर्शनी होती है। तो लोक रंग महोत्सव, ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसका जरूर से जरूर ध्यान रखें। ठीक।
लिखा और लोक रंग महोत्सव मुख्य रूप से कला और शिल्प की प्रदर्शनी होती है, जिसमें मिट्टी, लकड़ी, बांस, जूट, पत्थर, धातु जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनी हस्तनिर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा यह महोत्सव पारंपरिक परिधानों जैसा कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों और वस्त्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित करता है। देखिए 4 यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन से आप लोग देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसकी स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक ना, और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना हुई, जिसकी सहायता के लिए एक परिषद ही बनाई गई, ठीक ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774, इस एक्ट के तहत फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए जो 1773 में था एक सर्वोच्च न्यायालय, और बंगाल मेनली क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल का, ठीक ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश की 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। इसमें देखिए कौन, आगे पढ़ते हैं तो फिर समझ में आता है कि बंगाल की गवर्नर जनरल परिषद, एक गवर्नर जनरल को बंगाल का प्रमुख बनाया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद की गठन की गई, ठीक ना। गवर्नर जनरल का पद एक्ट पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखता है और बंगाल के गवर्नर जनरल की प्रतिस्थापित करने, यहाँ पर लिखा ना एक मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे, ठीक ना, याद रखना दोस्तों, सर एलिजा इम्फे थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, यहाँ पर 6 होने 5, ठीक ना। तो संजीवनी योजना का अर्थ क्या है? तो आयुष्मान भारत या मेडिसिन से संबंधित है। तो देखिए संजीवनी योजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टेली मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता, ना कि सीधे आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है टेलीमेडिसिन के माध्यम से रोगियों को घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्रदान करना और एक प्रकार की ऑनलाइन चिकित्सा सेवा जो ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। और देखिए दोस्तों इसके मुख्य बिंदु क्या है कि ई संजीवनी यह टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टरों से मरीजों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। आयुष्मान भारत संबंधी इसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के तहत लागू किया गया है, जिससे लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों और कोविड-19 जैसे महामारियों के दौरान लोगों को अस्पतालों में जाए बिना डॉक्टर से परामर्श करने में मदद करना, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों रहा साइंस और विज्ञान कॉलेज की स्थापना। तो भारत का पहला साइंस कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन 1914 में स्थापित किया गया और भारतीय विज्ञान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की स्थापना 1909 में हुई थी। ध्यान दें कि कलकत्ता जो है विश्वविद्यालय के अधीन साइंस कॉलेज की स्थापना 1917 में हुई थी, जैसा कि कुछ स्रोतों में उल्लेखित है, जबकि पहला साइंस कॉलेज 1914 में स्थापित किया गया, ठीक। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc 1909 में स्थापित किया। भारत एक प्रमुख अनुसंधान और शिक्षा संस्थान था। पहला साइंस कॉलेज 1914 में स्थापित, इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन साइंस कॉलेज जो 1917 में स्थापित यह एक महत्वपूर्ण विज्ञान कॉलेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल की स्थापना जो 2012 में हुई थी, ठीक है। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित 7 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महोत्सव के स्थान के रूप में स्थापित किया गया, महत्व के रूप में संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस अवधि के दौरान भारत ने उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और मशीनीकृत कृषि उपकरणों जैसे आधुनिक तकनीक का अपनाया, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक ना। ये किसमें? ये 1960 के दशक में हुई, ठीक ना। अब देखिए समय सीमा हरित क्रांति की शुरुआत की मुख्य रूप से 1960 के दशक में हुई थी, जिसे 1966 या 67 के दौरान औपचारिक रूप से लागू किया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन बढ़ाना और खासकर गेहूं और चावल जैसी फसलों का, जिसमें गेहूं मेनली था, ठीक है। प्रौद्योगिकी इस क्रांति ने उच्च उपज देने वाले किस्मों HY यानी हाइब्रिड जिसे कहते हैं कि बीज, रासायनिक
उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के उपयोग पर बहुत अधिक निर्भर किया। प्रभाव क्या हुआ कि इस क्रांति ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद मिली। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को किसके तहत स्थापित और मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों ये क्या है, तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और इसे विश्वविद्यालय आयोग जो है विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F और 12B के तहत भी मान्यता प्राप्त है। साथ ही यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ का सदस्य भी है। ठीक है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम के तहत 1990 में इसकी स्थापना हुई। मान्यता क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा अनुमोदित है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F और 12B के तहत मान्यता प्राप्त है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ IU का सदस्य है, राष्ट्रीय मंडल संघ का सदस्य है। ठीक, IU का मतलब होता है ये, ठीक ना, ये। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटान अनुच्छेद 31 के तहत में किस में मतलब के तहत में होता है। तो देखिए 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्य के बीच में विवादों का निपटान जो है अनुच्छेद 31 के तहत कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का भारत का सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों को न्याय करने का मूल अन्य क्षेत्र का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, यह विवाद कानूनी अधिकारों के अस्तित्व या सीमा से संबंधित होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्राधिकार राजनीतिक असहमति एवं संधि जैसे अन्य विवादों पर लागू नहीं होता है। ठीक ना दोस्तों, इस क्षेत्र के कारण कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवादों पर विचार नहीं करता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि 1948 में मध्य प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो वो कौन मुख्यमंत्री थे दोस्तों, 1948 में मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री, क्वेश्चन क्या था, मुख्यमंत्री था, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक ना, प्रधानमंत्री तो मध्य प्रांत के जो कौन है, वो रविशंकर शुक्ल थे। वह 27 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। ठीक ना, इसको आप लोग काट लीजिएगा। कार्यकाल 27 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक के बाद का पद जो है यह पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के पहले, ठीक, ये पहले मुख्यमंत्री बने जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर तक का था। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों कि बेतवा यमुना की किस तरफ की सहायक नदी है। तो बेतवा यमुना नदी की दाहिनी तरफ की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के निकलकर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। दाहिनी तरफ की नदी यानी बेतवा नदी यमुना के दाहिनी किनारे पर मिलती है। इसका अर्थ है कि जब आप नदी के बहाव की दिशा में देखते हैं तो यमुना दाहिनी, ठीक है। सहायक नदियों का क्रम यमुना की अन्य दाहिनी सहायक नदी जैसे कि चंबल हो गया, सिंधु, बेतवा और केन है। ठीक ना दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन भाग में होगा। ठीक ना, तो आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह कौन सा पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किए गए। तो कौन सा देश है, वो श्रीलंका देश है। ठीक ना दोस्तों, अगला प्रश्न रहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसने नेतृत्व किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, दूर दूर तक मिशनरियों को भेजे। इनमें से उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थी, जिन्हें श्रीलंका भेजे गए। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने इसका व्यापक प्रचार किया। ठीक, मिशनरियों को प्रसार, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा सहित कई मिशनरियों को श्रीलंका और अन्य देशों में भेजा ताकि बुद्ध को शिक्षाओं का प्रसार कर सकें। धार्मिक स्थल
का निर्माण अशोक ने स्तूपों का निर्माण भी करवाया और शिलालेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य का धर्म प्रचार किया। फिर देखिए, वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण किस पर चीज़ पर आधारित है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके व्यवसाय पर आधारित था, ना कि जन्म पर। ठीक ना। समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था, यानी ब्राह्मण यानी पुजारी जो पुजारी और विद्वान लोग हैं तो इसे ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय बोला गया, और जो वैश्य थे जो उन्हें क्या कृषक, और जिसे पशुपालक और शूद्र से वो जो मजदूर और सेवा प्रदाता हैं। ठीक ना। लेकिन आज जो है वो जन्म के आधार पर ही कहा जाता है। ठीक ना। अगर कोई ब्राह्मण वंश का जो अगर वो मजदूरी और सेवा कार्य करता है तो शूद्र कहलाएगा। ठीक ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नहीं कहा जन्म के आधार पर नहीं, वो व्यवसाय। प्रारंभिक वैदिक काल इस दौरान वर्ण व्यवसाय पर आधारित थे और व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है। ठीक ना। हाँ, उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था अधिक स्थापित हो गया और जन्म पर आधारित हो गए, जिसके सामाजिक स्तरीकरण खपत हो गए थे। ठीक। वर्ण के आधार पर देखिए, वर्ण के आधार पर ब्रह्म यज्ञ कराने वाला क्षत्रिय जो है, हानि से रक्षा करने वाले यानी योद्धा, बाकी लोग जो पशुपालन व्यापार करते थे, इसे वैश्य, यहाँ पर वैश्य। ठीक है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? तो पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर उड़ीसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दर्शाता है, शैली को दर्शाता है। ठीक ना। यह नृत्य शैली मंदिरों में विकसित और हुई और इसके प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से महारियों और नामक महिला नर्तकियों शामिल थी, जो भगवान जगन्नाथ की भक्ति में नृत्य करती थी। इतिहास से संबंध क्या? उड़ीसी नृत्य शैली का संबंध पुरी जगन्नाथ मंदिर से गहरा है, क्योंकि मंदिर की नक्काशी और मूर्तियों से इस नृत्य के विभिन्न रूपों को चित्रित किया गया है। ठीक ना। महारियों की भूमिका, महारियाँ जो है महानारी यानी महान महिलाएं मंदिर की नर्तकी थी, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा के हिस्से के रूप में उड़ीसी नृत्य प्रस्तुत करते थे। ठीक ना दोस्तों। और क्या इसके विषय वस्तु देखिए, उड़ीसी नृत्य अक्सर भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, वैष्णव परंपरा के अन्य देवता से संबंधित विषयों और कहानियों पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान है दोस्तों, यहाँ पर मान नहीं मान है, किस पर निर्भर है? ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, मान है। ठीक, वैल्यू। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। चालक जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार जितना मोटा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक ना। यानी क्या होता है कि आर जो है यानी ये आर यानी प्रतिरोध वो समानुपाती है एल अपान ए के। ठीक ना। एल अपान ए के ये होता है। जब आप इसको समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर में एक कांस्टेंट आएगा, वो आता क्या है? रो आता है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जीके जीएस में। ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। तो अगली वीडियो को दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।